नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई प्रशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 विद प्रशांत में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं प्रत्येक दिन। पहला क्वेश्चन आज हमारा है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार समझाइए। दर्पण कोई भी कांच है, उस कांच के एक तरफ पारे की कलई कर दी जाए तो वो कांच दर्पण बन जाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। यहाँ पर आपको गोलीय दर्पण पूछा गया है तो कांच, एक गोलाकार कांच को जिसके एक तल पर कलई कर दी जाए और दूसरा तल परावर्तक तल हो, वो कहलाएगा गोलीय दर्पण। यह दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं? अवतल दर्पण से आप क्या समझते हैं? तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में परावर्तक तल दबे हुए तल में होता है। अब दबे हुए तल का क्या मतलब है, यहां पर इस फिगर को समझते हैं। ये कोई एक गोलीय दर्पण है जिसके एक तरफ बाहर की तरफ ये कर दी गई कलई, और ये वाला पृष्ठ जो है ये अंदर की तरफ, ये होगा आपका परावर्तक तल। ये आपका दर्पण है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तक तल अंदर की ओर होता है या दबे हुए तल में होता है, वो अवतल दर्पण कहलाएगा। अब इसी के साथ साथ हम लोग उत्तल दर्पण को भी समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण ये कोई दर्पण है और इसके अंदर की तरफ कलई कर दी जाए और बाहर की तरफ परावर्तक तल हो, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। आ गया समझ में? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ हो अवतल दर्पण कहलाएगा, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर हो उत्तल दर्पण कहलाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है, अवतल व उत्तल दर्पण में परावर्तन दर्पण की कौन से पृष्ठ से होता है? ये क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। फिगर में आप लोग देख सकते हो कि अवतल दर्पण में परावर्तन अंदर वाले तल से होता है, क्योंकि जो तल परावर्तक तल होगा वही तल, उसी तल से ही परावर्तन होगा। तो अवतल दर्पण में परावर्तन अंदर के पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहर के पृष्ठ से होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि दर्पण में परावर्तन उसके परावर्तक तल में होता है, तो अवतल दर्पण में अंदर की ओर, उत्तल दर्पण में बाहर की ओर होता है। अगला है हमारा, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण में फोकस दूरी पड़ा होगा, फोकस तल पड़ा होगा, वहीं से ये क्वेश्चन है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो जब कोई भी समांतर किरणें, प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण पर पड़ती हैं और पड़ने के पश्चात परावर्तन के बाद जब वो लौटती हैं तो वो एक बिंदु पर या तो मिलती हैं या तो हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब है वो वास्तव में तो नहीं मिलती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो किरणें वास्तव में मिल रही हैं। तो जिस बिंदु पर वो किरणें मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो दर्पण का कहलाता है मुख्य फोकस। आगे बात समझ में गाइस? दर्पण पर समांतर पड़ने वाली किरणें जब परावर्तन के पश्चात लौटती हैं तो वो किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या तो हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वही बिंदु कहलाएगा दर्पण का मुख्य फोकस। ओके गाइस, आगे बात समझ में? हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा सूत्र है, F =
r/2, यानी कि f बराबर r/2। यहाँ क्या है, f आपका फोकस दूरी है, r आपकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है उस खोखले कांच की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस दूरी मुख्य जो पोल होता है, ध्रुव होता है, वहां से लेकर मुख्य फोकस तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी फोकस दूरी। इन दोनों के बीच में आपको संबंध बताना है तो क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की आधी होती है। 1/2 का मतलब आधा, तो फोकस दूरी की आधी होती है वक्रता त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। यही इसका संबंध है, f बराबर r/2, यानी कि f बराबर r/2। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ऊपर जो भी क्वेश्चन समझाए गए वो भी समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपने वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिसको उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके और वो भी अच्छे नंबरों से पास हों। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएफ में क्या संबंध होता है? गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएफ में क्या संबंध होता है? ये संबंध आपको लेंस में भी पढ़ने को मिलेगा और दर्पण में भी होता है। तो यूवीएफ में जो संबंध होता है वो क्या है, यानी कि यहाँ पर f फोकस दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो यूवीएफ में संबंध आपसे पूछा गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और केवल आपको फॉर्मूला लिखना होता है। तो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। बहुत सी बुक्स में आपको ये मिल जाएगा 1/f = 1/v + 1/u। कहीं कहीं पर यहाँ पर u होता है और यहाँ पर v होता है, तो कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, चाहे u पहले लिख लें चाहे v पहले लिख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं? रेखीय आवर्धन क्या होता है? जब किसी भी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपको दी जाए, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, तो उनके अनुपात को ही कहते हैं रेखीय आवर्धन। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को कहेंगे रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन को हम m से नोट करते हैं। m = होता है v/u। v यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब, u यहाँ पर वस्तु। ठीक है, इसको एक सूत्र और होता है, m = v/u = I/o। यहाँ पर ये तो प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और या किसी भी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो m = v/u = I/o। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको बता दें, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो लेंस में, दर्पण में, तो क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? हमेशा इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा वो होगा आभासी और सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा?
आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपको दे दी गई है 20 सेंटीमीटर और उसकी वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी है। अभी हमने सूत्र पढ़ा था F बराबर R/2, अभी पढ़ा था। तो यहां पर समझ लेते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से उसी सूत्र को रिपीट करते हैं। क्या था, F बराबर R/2। अब यहां से क्या होगा, हमसे क्या F दिया गया है 20 सेंटीमीटर, R हमसे पूछी है। तो बेटा जब F इक्वल टू R/2 होता है तो यहां पर R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F। ठीक है, R इक्वल टू 2 इंटू कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। तो 20 इक्वल टू ये 2 इंटू 20 करेंगे तो 22 जा 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, समझ गए गाइस। F बराबर R/2, R बराबर हो जाएगा 2F। F की वैल्यू पुट करेंगे 22 जा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें इस वीडियो को। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी एक नंबर में आता है और आया हुआ क्वेश्चन है। तो दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, जो दर्पण का द्वारक होता है। अब दर्पण का द्वारक क्या है, ये एक दर्पण है, ये कोई सा भी दर्पण मान लें। अगर इसके बाहर की ओर हम कड़ाई कर देंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण बन गया, अंदर की तरफ कर देंगे तो ये उत्तल दर्पण बन गया। दर्पण का द्वारक यहां से लेकर और यहां तक का होता है, बिल्कुल कॉर्नर। अब दर्पण का ध्रुव कहां होता है, दर्पण के द्वारक के बिल्कुल मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक का बिल्कुल मध्य बिंदु जहां से मुख्य अक्ष जाता है वो कहलाता है दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा ध्रुव, यानी कि P, जिसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु उस दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमें कमेंट्स करके बताएं। तथा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।